नमस्कार। ये कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। और आप सबको पता ही है कि आजकल मैं आप सबको सुना रही हूँ डॉक्टर धनवीर भारती का लिखा हुआ उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। और उसी कड़ी में आज उपन्यास का छठा भाग पेश कर रही हूँ। और उससे छठा भाग पढ़ने से पहले मैं आप सबको थोड़ा सा पीछे का बता रही हूँ, जो पीछे मैंने पढ़ा है अब तक 5 भागों में। इस उपन्यास का सार ये है कि इस उपन्यास में भी एक नरेटर है मानिक मुल्ला, जो कहानियां सुनाते हैं। और मानिक मुल्ला लगभग हर कहानी में एक पात्र के रूप में भी उपस्थित हैं। ये मानिक मुल्ला कहते हैं कि ये उनकी अपनी कहानियां हैं और वो अपनी कहानियों को निष्कर्षवादी प्रेम कहानियां बताते हैं। तो अभी तक इस कहानियों की श्रृंखला में हम सुन चुके हैं जमुना और तन्ना की कहानी। और आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं मानिक मुल्ला हमें, ये चौथी दोपहर की कहानी है। 7 दोपहरियों में इस उपन्यास को बांटा गया है। ये चौथी दोपहर है। और इस कहानी का शीर्षक बताया मानिक मुल्ला ने, मालवा की युवरानी देवसेना की कहानी। आंख लग जाने के थोड़ी देर बाद सहसा उमस चीरते हुए हवा का एक झोंका आया। फिर तो इतने तेज झकोरे आने लगे कि नीम की शाखें झूम उठी। थोड़ी देर में तारों पर एक काला पर्दा छा गया। हवाएं अपने साथ बादल ले आई थी। सुबह हम लोग बहुत देर तक सोए, क्योंकि हवा चल रही थी और धूप का कोई सवाल ही नहीं था। पता नहीं देर तक सोने का नतीजा हो या बादलों का, क्योंकि कालिदास ने भी कहा है रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च। पर मेरा मन बहुत उदास सा था और मैं लेटकर कोई किताब पढ़ने लगा, शायद स्कंदगुप्त, जिसमें अंत में नायिका देवसेना राग विहाग में आह वेदना मिली विदाई गाती है और घुटने टेक कर विदा मांगती है। इस जीवन के देवता और उस जन्म के प्राप्त क्षमा। और उसके बाद अनंत विरह के साथ पर्दा गिर जाता है। उसको पढ़ने के बाद मेरा मन और भी उदास हो गया और मैंने सोचा चलो मानिक मुल्ला के यहाँ ही चला जाए। मैं पहुंचा तो देखा कि मानिक मुल्ला चुपचाप बैठे खिड़की की राह बादलों की ओर देख रहे हैं और कुर्सी से लटकाए हुए दोनों पांव धीरे धीरे हिला रहे हैं। मैं समझ गया कि मानिक मुल्ला के मन में कोई बहुत पुरानी व्यथा जाग गई है, क्योंकि ये लक्षण उसी बीमारी के होते हैं। ऐसी हालत में साधारणतया मानिक जैसे लोगों की 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं। अगर कोई उनसे भावुकता की बात करे तो वो फौरन उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, और जब वो चुप हो जाएगा तो धीरे धीरे खुद वैसी ही बात छेड़ देंगे। यही मानिक ने भी किया। जब मैंने उनसे कहा कि मेरा मन बहुत उदास है तो वे हंसे, और मैंने जब कहा कि कल रात के सपने ने मेरे मन पर बहुत असर डाला है तो वे और भी हंसे और बोले, उस सपने से तो 2 ही बातें मालूम होती हैं। और वो क्या? मैंने पूछा। पहली तो ये कि तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है, और दूसरे ये कि तुमने दांते की डिवाइन कॉमेडिया पढ़ी है, जिसमें नायक को स्वर्ग की नायिका मिलती है और उसे ईश्वर के सिंहासन तक ले जाती है। जब मैंने झेप कर ये स्वीकार किया कि दोनों बातें बिल्कुल सच है, तो फिर वे चुप हो गए और उसी तरह खिड़की की राह बादलों की ओर देखकर पांव हिलाने लगे। थोड़ी देर बाद बोले, पता नहीं तुम लोगों को कैसा लगता है, मुझे तो बादलों को देखकर वैसा लगता है जैसे उस घर को देखकर लगता है जिसमें हमने अपना हंसी खुशी बचपन से बिताया हो, और जिसे छोड़कर हम पता नहीं कहां कहां घूमे हैं और भूल कर फिर उसी मकान के सामने बरसों बाद आ पहुंचे हों। जब मैंने स्वीकार किया कि मेरे मन में भी यही भावना होती है, तो वो और भी उत्साह से भरकर बोली, देखो, अगर जिंदगी में फूल ना होते, बादल ना होते, पवित्रता ना होती, प्रकाश ना होता, सिर्फ अंधेरा होता, कीचड़ होता, गंदगी होती, तो कितना अच्छा होता। हम सब उसमें कीड़े की तरह बिलबिलाते और मर जाते। कभी अंतःकरण में किसी तरह की छटपटाहट ना होती। लेकिन बड़ा अभागा होता है वो दिन जिस दिन हमारी आत्मा पवित्रता की एक झलक पा लेती है, रोशनी का एक कण पा लेती है, और उसके बाद सदियों तक अंधेरे में कैद रहने पर भी रोशनी की प्यास उसमें भर नहीं पाती, उसे तड़पाती रहती है। वो अंधेरे से समझौता कर ले, पर उसे चैन कभी नहीं मिलता। मैं उनकी बातों से पूर्णतः असहमत था, पर लिख चाहे थोड़ा बहुत लूं, मुझे उन दिनों अच्छी हिंदी बोलने का इतना अभ्यास नहीं था।
अतः उनकी उदासी से सहमति प्रकट करने के लिए मैं चुपचाप मुंह लटकाए बैठा रहा था। बिल्कुल उन्हीं की तरह मुंह लटकाए बादलों की ओर देखता रहा और नीचे पांव झुलाता रहा। माणिक मुल्ला कहते गए, अब यही प्रेम की बात लो। ये सच है कि प्रेम आर्थिक स्थितियों से अनुशासित होता है, लेकिन मैंने जो जोश में कह दिया था कि प्रेम आर्थिक निर्भरता का ही दूसरा नाम है, ये केवल आंशिक सत्य है। इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि प्यार। यहाँ माणिक मुल्ला रुक गए और मेरी ओर देख के बोले, क्षमा करना, तुम्हारी अभ्यस्त शैली में कहूँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्यार आत्मा की गहराइयों में सोए हुए सौंदर्य के संगीत को जगा देता है। हम में अजब सी पवित्रता, नैतिक निष्ठा और प्रकाश भर देता है, आदि आदि। लेकिन क्या? मैंने पूछा। लेकिन हम सब परंपराओं, सामाजिक परिस्थितियों, झूठे बंधनों में इस तरह कसे हुए हैं कि उसे सामाजिक स्तर ग्रहण नहीं करा पाते, उसके लिए संघर्ष नहीं कर पाते और बाद में अपनी कायरता और व्यवस्थाओं पर सुनहरा पानी फेर कर उसे चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। इस रूमानी प्रेम का महत्व है, पर मुसीबत यह है कि वो कच्चे मन का प्यार होता है। उसमें सपने, इंद्रधनुष और फूल तो काफी मिकदार में होते हैं, पर वो साहस और परिपक्वता नहीं होती जो इन सपनों और फूलों को स्वस्थ सामाजिक संबंध में बदल सके। और नतीजा ये होता है कि थोड़े दिन बाद ये सब मन से उसी तरह गायब हो जाता है जैसे बादल की छांव। आखिर हम हवा में तो नहीं रहते हैं, और जो भी भावना हमारे सामाजिक जीवन की खाद नहीं बन पाती, जिंदगी उसे झाड़ झंखार की तरह उखाड़ फेंकती है। ओंकार, श्याम और प्रकाश भी अब तक आ गए थे और हम सब लोग मन ही मन इंतजार कर रहे थे कि माणिक मुल्ला कब अपनी कहानी शुरू करें, पर उनकी खोई सी मन स्थिति देखकर हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतने में माणिक मुल्ला खुद हम लोगों के मन की बात समझ गए और सहसा अपने दिवा स्वप्नों की दुनिया से लौटते हुए फीकी हंसी हंसकर बोले, आज मैं तुम लोगों को ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो ऐसे ही बादलों के दिन मुझे बार बार याद आती है। अजब ही थी वो लड़की। इसके बाद माणिक मुल्ला ने जब कहानी प्रारंभ की, तभी मैंने टोका और उनको याद दिलाई कि उनकी कहानी में समय का विस्तार इतना सीमाहीन था कि घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से चलता गया और वे विवरण में इतनी तेजी से चले कि वैयक्तिक मनोविश्लेषण और मनस्थिति निरूपण पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। माणिक मुल्ला ने पिछली कहानी की इस कमी को स्वीकार किया, लेकिन लगता है अंदर ही अंदर उन्हें कुछ लगा, क्योंकि उन्होंने चिढ़कर बहुत कड़वे स्वर में कहा, अच्छा लो, आज की कहानी का घटना काल केवल 24 घंटे में ही सीमित रहेगा। 29 जुलाई सन 1900 को सायंकाल 6 बजे से 30 जुलाई सायंकाल 6 बजे तक। और उसके बाद उन्होंने अपनी कहानी आरंभ की। कहानी कहने से पहले मुझसे बोले, शैली में तुम्हारी झलक आ जाए तो क्षमा करना। खिड़की पर झूलते हुए जॉर्जेट के हवा से भी हल्के पर्दों को चूमते हुए शाम के सूरज की उदास पीली किरणों ने झांक कर उस लड़की को देखा जो तकिए में मुंह छिपाए सिसक रही थी। उसकी रूखी अलकें खारे आंसू के धुले गालों को छूकर सिहर उठती थीं। चंपे की कलियों सी उसकी लंबी पतली कलात्मक उंगलियां, सिसकियों से कांप कांप उठने वाला उसका सोनजूही सा तन, उसके गुलाब की सूखी पांखुड़ियों से होंठ और कमरे का उदास वातावरण, पता नहीं कौन सा वो दर्द था जिसकी उदास उंगलियां रह रह कर उसके व्यक्तित्व के मृणाल तंतुओं के संगीत को झकझोर रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी। उसकी आंखों के नीचे एक हल्की फालसाई छाह थी जो सूझ गई थी। उसकी चाल हंस की थी, पर ऐसे हंस की जो मानसरोवर से ना जाने कितने दिनों के लिए विदा ले रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और लगा जैसे हवाओं में केसर के डोरे बिखर गए हों। वो उठी और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। हवाओं से जॉर्जेट के पर्दे उठकर उसे गुदगुदा जाते थे, कभी कानों के पास, कभी होठों के पास और कभी खैर। बाहरी सूरज की आखिरी किरणें नीम और पीपल के शिखरों पर सुनहली उदासी बिखेर रही थी।
क्षितिज के पास एक गहरी जामुनी परत जमी थी जिस पर गुलाबी रंग बिखरे थे। उसके बाद हल्की पीली आंधी की आभा लहरा रही थी। आंधी आने वाली है बेटी, चलो खाना खा लो, माँ ने दरवाजे पर से कहा। लड़की कुछ नहीं बोली, सिर्फ सिर हिला दिया। माँ भी कुछ नहीं बोली, इसरार भी नहीं किया। माँ की अकेली लड़की थी। घर भर में माँ और बेटी ही थी, और बेटी समझो तो बेटा समझ लो। बेटी की बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। माँ थोड़ी देर चुपचाप खड़ी रही, चली गई। लड़की सोनी सोनी आंखों से चुपचाप जामुनी रंग के घिसते हुए बादलों को देखती रही और उन पर धधकते हुए गुलाबों को और उस पर घिरती हुई आंधी को। आज की ये कहानी यहीं पे विराम पाती है और अगली कहानी अगले एपिसोड में जल्दी ही मिलते हूँ आप सबको कहानी के अगले हिस्से के साथ। और तब तक आप लोग जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।